भारत में मृदा। चलो पूछते हैं आपसे, आज कौन सा त्योहार है या कोई मेला है? एक तो आज रामदेव जी का मेला है, और आज एक तेजा दशमी है, और इसके अलावा भी कोई त्योहार है क्या? चलो अपने शुरू करते हैं। कौन सी वर्दा पढ़ रहे थे अपने? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में अपने बात कर रहे थे। नदियों के द्वारा लाई गई कांप से इस मिट्टी का निर्माण होने के कारण इसे कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। एक तो ये बात पढ़ ली थी। एक बात इसमें और कुछ लिखा था क्या? ठीक है, तो आगे अपने नोट करते हैं। इसमें लिखे, यह मृदा देश के कुल भाग के 40% भाग पर पाई जाती है। यानी कि भारत में जितनी भी मृदा है उसके 40% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एक तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक इसका बड़ा बड़ा क्षेत्रफल हम याद रखेंगे। इसका क्षेत्रफल है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। रंग कैसा है इसका? तो रंग है इसका हल्के धूसर से गहरे धूसर जैसा, या कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि कैसा रंग है? ग्रे। ग्रे माने क्या होता है? ग्रे को धूसर बोलते हैं क्या? एक ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में? तो इस मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? नदियों के द्वारा लाई गई कांप से। तो जहां प्रमुख नदियां पाई जाती है, बड़े बड़े नदियों के जो क्षेत्र है, वहां इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें, उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, तटीय मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और सिंधु सतलज का मैदान। सिंधु व सतलज का मैदान, यहां इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। सबसे आसान है, कोई इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। 40% भाग पर पाई जाती है। नदियों के द्वारा लाई गई कांप से इस मिट्टी का निर्माण होता है। हल्के धूसर से गहरे धूसर जैसा रंग होता है। गंगा के मैदान में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में, सिंधु सतलज के मैदान में और तटीय मैदानों के अंदर इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। एक ये बात इसमें ध्यान रखनी है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है उसकी अपने बात करते हैं आगे। तो लिखते हैं जलोढ़ मृदा के प्रकार।
जलोढ़ मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा को हम बांटेंगे 3 भागों में। सामान्यतः 2 ही प्रकार होते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल से देखते हैं तब इसके कितने प्रकार हो जाते हैं, 3 प्रकार हो जाते हैं। एक तो कौन सी मृदा है, एक तो है पुरानी जलोढ़ मृदा, एक है नई जलोढ़ मृदा जो इसके बाद में बनी है। और इसका ही एक और रूप होता है जिसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। कुछ किताबों में आपको नवीन जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा को एक ही बताया गया होगा, तो भी वो गलत नहीं है, वो सही है। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, बांगर। नई जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, खादर। और नवीन जलोढ़ मृदा होती है जिसे बोलते हैं डेल्टाई मृदा। जो नदी के डेल्टा, जो सागर के पास में होता है, वहां जिस मृदा का निर्माण होता है, उस मिट्टी के कण बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं और प्रति वर्ष वहां पर छोटे छोटे कणों का जमाव होता है, जो इन पहली दोनों मृदा के मुकाबले ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, जिसे डेल्टाई मृदा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बांगर मृदा। वैसे तो भौतिक प्रदेश जब पढ़ते हैं ना, तब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उत्तर के विशाल मैदान के अंदर हम 4 स्थल रूप पढ़ते हैं। कौन कौन से 4 स्थल रूप पढ़ते हैं? सबसे पहले भाबर, भाबर के बाद में तराई, और तराई के बाद में बांगर, और बांगर के बाद में खादर। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं 1 नंबर पे, ये कौन सी मृदा है? बांगर मृदा। अब हम सिर्फ मृदा की बात करें, भाबर और तराई की बात नहीं कर रहे, तो लिखिए बांगर मृदा। तो इसमें लिखेंगे नदियों के बाढ़ क्षेत्र या बाढ़ मैदान, बाढ़ मैदानों के कौन से भाग जहां वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी, नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ऐसी मृदा बांगर मृदा कहलाती है। ऐसी मृदा क्या कहलाती है? बांगर मृदा कहलाती है। इसे पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या, कैसे इसका सिस्टम होता है देखें। जैसे ये नदी है, इस प्रकार से ये नदी बह रही है यहाँ पर, और ये नदी के आसपास का ऊंचा क्षेत्र है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है। जो बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी यहां तक पहुंच जाता है, लेकिन इस वाले भाग में और इस वाले भाग में नहीं पहुंच पाता है। तो जहां पानी नहीं पहुंचता, पहले कभी पहुंचता था, वो मृदा तो कौन सी मृदा है? बांगर मृदा। और जहां वर्तमान में पानी पहुंचता है, ये वाला जो भाग है, ये कौन सी मृदा है? खादर मृदा है। अब ये वाला भाग है जहां पानी नहीं पहुंचता, यहाँ पर कई बार के तेज बरसात होने के कारण या तेज हवा चलने के कारण क्या है, मिट्टी का अपरदन होता है इन स्थानों से।
और मिट्टी का अपर्दन होता है तो मिट्टी के अपर्दन के बाद में क्या होता है, यहाँ पर कुछ कठोर चट्टानें सतह के ऊपर प्रकट हो जाती है, पथरीली भूमि दिखाई देने लग जाती है इन भागों के अंदर, जिन्हें भूड़ के नाम से जाना जाता है, जो उपजाऊ नहीं होते, अनुपजाऊ होते हैं। तो एक ये बात हमें इसमें याद रखनी है, तो लिख देते हैं अपने इसमें, लिखिए बांगर प्रदेश में बांगर प्रदेश में वह भाग जहां बाढ़ का जल न पहुंचने के कारण वर्षा काल में जल व वायु जल व वायु के अपर्दन के कारण, अपर्दन का मतलब हो गया मिट्टी का कटाव, अपर्दन के कारण वहां भूमि पथरीली हो जाती है, वहां भूमि पथरीली हो जाती है, जो अन्य उपजाऊ होती है, जो अनुपजाऊ होती है इसे भूड़ कहते हैं, या ये क्या कहलाती है, भूड़ कहलाती है, इसे भूड़ कहते हैं। तो पूछा जा सकता है भूड़ स्थलाकृति कौन सी मृदा की विशेषता है, बांगर। एक ये बात में इसमें प्रमुख रूप से हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर बाढ़ का पानी तो पहुंचता नहीं है, खेती कैसे होती है तो सिंचाई की सहायता से यहाँ पर खेती है वो की जाती है। और इस क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी होती है, तो रबी की फसल होती है, वो प्रमुख फसल होती है। तो लिखेंगे हम इसमें लिखिए कृषि सिंचाई की सहायता से की जाती है, कृषि सिंचाई की सहायता से की जाती है। और दूसरी बात हम लिख सकते हैं इसमें, रबी की फसल हेतु महत्वपूर्ण, क्योंकि रबी की फसल में पानी की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। और इस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। तो लिखेंगे सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश। ये अपने कौन सी मृदा हो गई, बांगर मृदा। बांगर के बाद में हम पढ़ेंगे 2 नंबर पे खादर मृदा। खादर मृदा, वहां से इंक लेके आना। बांगर समझ में आ गई ना सभी के।
खोल के नहीं दिखे, खोल नहीं है। दोस्तों कोई खराब पेन है तो देना एक, जो नहीं चल रहा हो। वहां से कैंसिल है क्या, इससे नहीं खुलेगा ये। लिखो खादर मृदा में लिखो। एक तो लिख सकते हैं ये नई जलोढ़ मृदा है, ऐसी मृदा है तो नई जलोढ़ मृदा है। और प्रत्येक साल क्या है, नदियों के द्वारा जो कांप है उस कांप का यहाँ पर क्या किया जाता है, जमाव किया जाता है। तो लिखेंगे प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई कांप से इस मृदा का निर्माण, इस मृदा का निर्माण होता है। एक ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। तीसरी बात इसमें लिख सकते हैं अपने कि जैसे बांगर मृदा है, बांगर मृदा के अंदर मिट्टी के कण होते हैं वो खादर से बड़े होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि बांगर मृदा की अपेक्षा खादर मृदा के अंदर जो मिट्टी के कण होते हैं वो छोटे होते हैं। तो लिखेंगे बांगर मृदा की अपेक्षा खादर मृदा में कणों का आकार छोटा, मिट्टी के कण होते हैं वो महीन होते हैं, बारीक होते हैं बांगर मृदा के मुकाबले। और बांगर की अपेक्षा ये मिट्टी उपजाऊ भी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष इसके अंदर क्या है, नए पदार्थों का जमाव होता है। तो लिखेंगे प्रतिवर्ष नए पदार्थों के जमाव के कारण
अधिक उपजाऊ। बांगर की अपेक्षा ये मिट्टी क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। अगली बात इसमें हम लिख सकते हैं कि जहां खादर मृदा पाई जाती है ना, वहां जनसंख्या ज्यादा रहती है। ये मृदा कहाँ है? तो ये मृदा पाई जाती है खादर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर और असम के अंदर। तो क्या वहां पर जनसंख्या घनत्व कम है या ज्यादा है? ज्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि भूमि उपजाऊ ज्यादा है, मकान बनाने आसान है, समतल मैदान है, सभी प्रकार की सुविधाओं का विकास सबसे पहले कहाँ होता है? मैदानी क्षेत्र में होता है, और साथ में वो मैदानी क्षेत्र क्या है? उपजाऊ है। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इस मृदा के विस्तार वाले क्षेत्रों में, इस मृदा के विस्तार वाले क्षेत्रों में संघन जनसंख्या निवास करती है, निवास करती है। जहां खादर मृदा पाई जाती है विश्व में, वहां जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है अन्य मृदा के मुकाबले। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती है? तो इसमें चावल की खेती का महत्वपूर्ण स्थान है, और चावल की खेती के बाद में यहां पर जूट या पटसन की खेती का स्थान आता है। तो लिखेंगे यह मृदा यह मृदा खरीफ फसलों, ब्रैकेट में लिखेंगे चावल व जूट हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। सर्वाधिक उपयोगी है। इस मिट्टी के कण होते हैं वो महीन होते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। और महीन जहां कण होते हैं ना, सबसे बारीक कणों के अंदर जो नाम आता है वो नाम आता है सिल्ट और क्ले का। इसका नाम आता है सिल्ट और क्ले का। तो इस मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? सिल्ट व क्ले की प्रधानता होती है। तो लिखेंगे इस मृदा में, इस मृदा में सिल्ट व क्ले अधिक पाई जाती है। रामदेव जी का मेला 10वीं को क्यों भरता है? बताएगा कोई? मान लो कल्चर का प्रश्न आ गया कि रामदेव जी का मेला है वो 10वीं को क्यों भरता है? डाली भाई ने समाधि ली थी 10वीं को। तो रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? एकादशी को। कौन सी एकादशी को? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी क्या? पक्की बात है? तो रामदेव जी के मेले साल में 2 क्यों भरते हैं? भरते हैं ना? तो फिर दूसरे का क्या लॉजिक हुआ? ढूंढना उत्तर। आ जाओ भूगोल में। रामदेव जी को धोख रहे हो, रामदेव रह जाते हो, मेले में कभी भी नहीं चूकते। तो कम से कम लॉजिक तो पता होना चाहिए। तो कल बताना आप। लिखो आगे। सर्वाधिक विस्तार की बात करें, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है? बिहार में।
बिहार में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये हो गई अपने खादर मृदा। वो खादर के बाद में हम कौन सी मृदा पढ़ेंगे? डेल्टाई मृदा। चलो अगली मृदा पढ़ते हैं। रामदेव जी का ससुराल कहाँ था? अमरकोट में था। कौन से जाति के राजपूत थे ससुराल वाले? सोडा राजपूत। तो लिखो भाई कौन सी मृदा है? डेल्टाई मृदा। साथ साथ में रामदेव जी भी याद हो जाएंगे। तो लिखो डेल्टाई मृदा। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से सागर तटीय क्षेत्रों में निर्मित, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से सागर तटीय क्षेत्रों में निर्मित त्रिभुजाकार आकृति के, त्रिभुजाकार आकृति के जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान डेल्टा कहलाते हैं। डेल्टा कहलाते हैं। जलोढ़ मृदा का सबसे उपजाऊ भाग डेल्टा होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का सबसे उपजाऊ भाग, जलोढ़ मृदा का सबसे उपजाऊ भाग डेल्टा होता है। हाँ जी, भारत में सबसे प्रदूषित डेल्टा, प्रदूषित डेल्टाओं में तो भाई मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है हुगली नदी का डेल्टा होना चाहिए। सुंदरवन वाला डेल्टा प्रदूषित डेल्टा है? कहां लिखा हुआ है? सुंदरवन तो जंगल है, जंगलों में प्रदूषण कौन फैला रहा है? हाँ चलो देखेंगे, पढ़ेंगे भाई, मेरे नॉलेज में नहीं आ रही अभी कोई बात। किसमें? हुगली में क्यों नहीं आता? हुगली आई कहां से है? हुगली नदी का उद्गम कहां से हुआ है? पता है? नहीं पता? मैं बताता हूं। ये गंगा नदी है ना, ये फरक्का बैराज है। इस फरक्का बैराज के बाद में एक शाखा बांग्लादेश के अंदर चली जाती है गंगा की, और एक जो शाखा है वो इधर कोलकाता की ओर आती है पश्चिम बंगाल से होते हुए। ये हुगली है। किसकी शाखा है हुगली? गंगा की शाखा है। तो मेरे हिसाब से तो ये प्रदूषित है, क्योंकि इसके किनारे शहर है एक बड़ा सा कोलकाता, और जूट के जितने भी कारखाने लगे हुए सारे के सारे हुगली नदी के किनारे लगे हुए हैं। 64 किलोमीटर की एक लंबी पेटी है उसमें। डेल्टा तो इसका ही नहीं, डेल्टा नहीं है इसका। ये तो एस्चुरी के रूप में गिरती है एक प्रकार से, इसको तो नहर की तरह बना रखा है।
डेल्टा तो गंगा का ही गिना जाता है, इसका गंगा का ही पार्ट है ये, गंगा का ही पार्ट है, तो गंगा ही होगी ना, तो फिर गंगा ही होगी एक प्रकार से ये, लेकिन कारखाने इसके किनारे ज्यादा है। गंगा का डेल्टा का तो फिर कोई भारत से तो संबंध निकलता ही नहीं आगे चल करके, वो तो बांग्लादेश में चली जाती है, अधिकांश भाग है वो बांग्लादेश का है, देख लेना मैप के अंदर। चलो अपने लिखते हैं अगली बात इसमें। इसमें लिखिए आप, इस मृदा में, इस मृदा में विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों की उपलब्धता इसे उपजाऊ बनाती है। भारत के प्रमुख डेल्टा कौन कौन से हैं जहां ये मिट्टी पाई जाती है, तो लिख सकते हैं गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नदियों के डेल्टा प्रमुख है। खेती ज्यादातर, तो खेती ज्यादातर या तो चावल की, और चावल के अलावा अगर बात करें तो किसकी खेती मिलती है, यहां पर भी जूट की खेती यहां पर सबसे ज्यादा की जाती है। तो लिखेंगे चावल व जूट की फसल हेतु उपयोगी मृदा। चावल व जूट की फसल हेतु क्या है, उपयोगी मृदा है। यहां भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर रहते हैं, तो यहां भी जनसंख्या है वो क्या पाई जाती है, संघन पाई जाती है। जहां जलोढ़ मिट्टी है लगभग वहां जनसंख्या हमेशा संघन ही पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं विशेषता की, कि जलोढ़ मृदा की विशेषता, जिसमें इन सारी मृदाओं की, बांगर की, खादर की और डेल्टा तीनों की विशेषता आ जाएगी। जलोढ़ मृदा की विशेषता, तो एक विशेषता तो है कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है ये, सर्वाधिक सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। पोटास की मात्रा इसमें अधिक होती है, तो लिखेंगे पोटास की मात्रा अधिक, या लिख देते हैं पोटास की मात्रा अधिक। तीसरी विशेषता लिख सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हमें जलोढ़ मृदा के अंदर यूरिया की खाद डालते हैं, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, 46%। नाइट्रोजन वाली एक यूरिया भी कई प्रकार की होती है, एक में 46% होती है और एक में और ज्यादा होती है, अपने ज्यादा उपयोग करते हैं 46% वाली। तो जब यूरिया डाल देते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं, तो फिर इस मिट्टी के अंदर जल्दी से नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह मृदा अपने अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को लंबे समय तक संजो के रखती है, इसलिए इसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र। अगली बात लिखते हैं इसमें, 4 नंबर पे, नाइट्रोजन ह्यूमस
वह कार्बनिक तत्वों का अभाव। बात ध्यान में रखनी है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, इसीलिए इसमें क्या डालते हैं, नाइट्रोजन, यूरिया डालते हैं। लेकिन जब इस मिट्टी के अंदर यूरिया डाल दिया जाता है तो उस यूरिया को, नाइट्रोजन को लंबे समय तक अपने अंदर रख सकती है ये मिट्टी। ठीक है ना, ये विशेषता आएगी तो ये विशेषता, दो विशेषता आ सकती है। अपना दिमाग कैसे कहेगा कि एक बात तो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र, और एक और लिख रहे हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा की कमी। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन तो कम ही है इसके अंदर, लेकिन नाइट्रोजन जब डाल देते हैं तब बार बार नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहना चाहता है। और लास्ट विशेषता, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा, सर्वाधिक विकसित मृदा, सर्वाधिक विकसित मृदा। तो ये अपने जलोढ़ मृदा कंप्लीट हो गई। अब जो मिट्टी पढ़ेंगे हम इसके बाद, वो पढ़ेंगे हम काली मृदा। तो हेडिंग लगा दीजिए काली मृदा। जलोढ़ मृदा समझ में तो आ गई सभी के? तो बताओ फिर, रामदेव जी ने अपनी पत्नी को भी कोई पर्चा दिया था क्या? क्या पर्चा दिया था फेरों के टाइम पे? बताओ। हाँ, ये पर्चा दिया था। ठीक है, सबको बताया गया? अब किस किस को नहीं पता था? आधी जनता ऐसे ही हाथ जोड़ती है, पता ही नहीं है ना। तो ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता या ऐसे कौन से पंचपीर है जिनकी पत्नी है वो क्या थे, या कह सकते हैं पांगले थे, या अपने कह सकते हैं विकलांग थे। दोनों ही शब्दों का प्रयोग हो सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो एक बात और पता चल गई। चलो लिखो काली मृदा। टाइम हो गया क्या? 10 मिनट पड़े हैं तो काली मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं। उपनाम लिखो काली मृदा के। उपनाम में लिखेंगे कपासी मृदा, रेगूर मृदा, सवतः जुताई वाली मृदा, सवतः जुताई वाली मृदा, या इसे इंग्लिश में बोल देते हैं वैज्ञानिक नाम के अनुसार वर्टिसोइड। ठीक है, तो ये बात में ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। निर्माण, तो निर्माण में लिखेंगे लावा पदार्थों के विखंडन से। निर्माण इसका लावा पदार्थों के विखंडन से। देखो, मैंने आपको कल दक्कन मृदा पढ़ाई थी, बताई थी ना। दक्कन मृदा का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से। और जब ज्वालामुखी का दरारी उद्गार होता है तब किस प्रकार का लावा निकलता है? बेसिक लावा निकलता है क्या? पतला लावा, पतला लावा निकलता है। और पतला लावा फैल जाता है, फैलता है तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। और जल्दी ठंडा होने से, परत दर उसका परत फैलाव होने से देखने में ऐसे लगता है कि परत बन रही है, वास्तव में कोई परत बनती नहीं है। एक पठार का निर्माण हो जाता है। और पठार के निर्माण के बाद में क्या है, जब पठार की ऊपरी परत जब टूटने लगती है
लावा पदार्थ जब टूटने लगता है, विखंडित होने लगता है, तो उससे जो मिट्टी बनती है वो कौन सी मिट्टी है? काली मृदा है। ठीक है, तो लिखेंगे विस्तार। विस्तार में लिखो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा इसमें भाग है वो तमिलनाडु का, कुछ इसमें भाग है वो किसका आ जाता है? मध्य प्रदेश का, इसमें शामिल कर लिया जाता है। एक बात इसमें लिखेंगे, क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रेप का निर्माण। बाई चांस हमसे पूछ लिया जाए कि ये मिट्टी है वो कौन से काल की है? क्रिटेशियस काल की। और समय के आधार पे जब हमने मिट्टी पढ़ी थी तब इसे कौन सी मिट्टी का नाम दिया था? दक्कन मिट्टी का नाम दिया था। तो दक्कन ट्रेप का निर्माण कौन से काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल के अंदर। क्रिटेशियस काल के अंदर संपूर्ण पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। और इसी क्रिटेशियस काल के अंदर कुछ पाए जाने वाले जीव है वो पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जीव कौन सा था? डायनासोर। डायनासोर के विलुप्त होने का जब कारण पूछा जाता है तब उत्तर क्या होता है कि क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गारों के कारण डायनासोर क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध निकल रहा है आपस में, तो ध्यान रखेंगे क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, उसी ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन मिट्टी का जो वर्तमान रूप है वो काली मिट्टी है, और इसी काल के अंदर कौन विलुप्त हुए थे? डायनासोर विलुप्त हुए थे। ठीक है, अगली बात लिखते हैं, इस मिट्टी के अंदर सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम, क्योंकि लावा क्या होता है? पतला। लावा पतला होगा तभी तो वो फैलेगा, अगर लावा गाढ़ा होगा तो फैलेगा नहीं। ये बात हमें ध्यान रखनी है इसमें। काले रंग का कारण क्या है? ये मिट्टी काली क्यों है? तो हमें ध्यान रखना है कि इस मिट्टी के काले रंग का जो कारण है वो है कि इस मिट्टी के अंदर यहाँ क्या है? एक तो लोहा और दूसरा एल्यूमिनियम का टिटनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक पाया जाता है, उसके कारण इसका रंग क्या है? काला है। तो लिखेंगे इस मृदा के काले रंग का कारण, इस मृदा के काले रंग का कारण लोहा तथा लोहा तथा एल्यूमिनियम के या एल्यूमिनियम का टिटनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक इस मृदा के काले रंग का कारण लोहा तथा एल्यूमिनियम का टिटनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक है।
अगर ये मृदा किसी ऊंचे स्थान पर पाई जाती है तब तो इस मिट्टी के कण होते हैं बड़े, और जहां ये मिट्टी नीचे स्थानों पर पाई जाती है वहां इस मृदा के कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एक तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। कपासी मृदा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कपास की कृषि के लिए क्या है, ये उपयोगी है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा। कपास की खेती होती है इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। एक इस मिट्टी की विशेषता है कि ये मिट्टी अपारगम्य होती है। अपारगम्य होने का मतलब है कि जिन क्षेत्रों के अंदर ये नीचे भाग है जहां पाई जाती है वहां ये छोटे छोटे कणों से युक्त है, और जब इसके अंदर पानी चला जाता है तो जल्दी से उस जल का अवशोषण नहीं हो पाता है। यानी कि ये मिट्टी अपने अंदर नमी को लंबे समय तक रखती है। इसलिए अगर कम सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध है ना तो भी इस मिट्टी के अंदर अच्छी फसलें हैं वो पैदा हो जाती है। ठीक है, तो लिख देते हैं इसमें, लिखिए आप, यह मृदा, यह मृदा मरण में गहरी तथा अपारगम्य अपारगम्य होती है। एक विशेषता लिख देंगे कि अगली विशेषता लिखेंगे कि जल धारण क्षमता अधिक, जल धारण क्षमता अधिक। यह मृदा जब इसमें पानी लगता है तो यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है तथा चिपचिपी हो जाती है। तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है। इसलिए इसे सतह जुताई वाली मृदा कहा जाता है। लास्ट दो बात लिखते हैं इसमें, इसमें कौन कौन से तत्वों की अधिकता होती है, तो इसमें लिखेंगे हम कि इसमें एक तो जैसे चूना है, लोहा है, चूना, लोहा, चूना, लोहा, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम, पोटास की अधिकता। इन तत्वों की तो इस मृदा में अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ह्यूमस, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है।